नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इंडिया में अभी एक रीसेंट अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हुआ है। तो देखिए, बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं वो ये एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो कहाँ के थे, उन्होंने मिलिट्री में क्या क्या किया, उनके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं एट्सेट्रा। बट मैं आपके साथ एक बहुत अलग सी चर्चा करना चाहता हूँ एंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हाउ डज़ अ सी डी एस बेनिफिट अ कंट्री लाइक इंडिया। तो जो हमारा डिस्कशन है वो यहाँ पर दोस्तों ये है कि एक चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उसकी रिक्वायरमेंट इंडिया में क्यों है और वो कैसे मदद करेगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है दोस्तों कि आज की डेट में इंडिया को एक चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्यों चाहिए। वो इसलिए चाहिए क्योंकि नंबर वन, हमारे पास जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो कि है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से अकेले एक सिंगुलर वॉर आज की डेट में नहीं लड़ी जा सकती। अब वो क्या कैपेबिलिटी का इशू है? आंसर इज़ नो। जब मैं बोलता हूँ ये बात कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक सिंगुलर वॉर नहीं लड़ सकते, उसका मतलब ये है दोस्तों कि आज की डेट में जो थ्रेट्स हैं हमारी सिक्योरिटी को इंडिया के, वो ऐसे हैं कि कोई भी थिएटर में, कोई भी एरिना में, चाहे वो पाकिस्तान का एरिना हो या चाहे वो चाइना का एरिना हो या वो मैरीटाइम एरिना हो, कहीं पर भी हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि एक सिंगल आर्म्ड फोर्स का प्रयोग केवल वहाँ पर नहीं किया जा सकता। दिस इट सेल्फ इज़ अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट टुडे देर इज़ अ नीड फॉर आर्म्ड फोर्सेज टू कम टुगेदर एंड फाइट अ कलेक्टिव वॉर। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दोस्तों, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को ये समझिए कि इंडिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी इन्वायरमेंट थ्रेट क्या है। हमारा सबसे बड़ा सिक्योरिटी इन्वायरमेंट थ्रेट ये है कि वी आर सराउंडेड बाय टू बिग न्यूक्लियर पावर्स। हमारे बगल में एक पाकिस्तान है जिसके पास न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन तक नहीं है, जो एक फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम रखता है ये डिसाइड करने में कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन कब और किस तरीके से प्रयोग करेगा, एक एम्बिग्विटी मेंटेन करते हुए। विज़ा विज़ हमारे बगल में एक चाइना है जिसके न्यूक्लियर आर्सेनल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स केवल बढ़ते जा रहे हैं, जिसके न्यूक्लियर वॉरेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है नंबर वन कि किसी भी हालात में हम जो बोल रहे हैं वो ये है कि नंबर वन, नो वन सिंगल सर्विस in this rapidly changing nuclear environment is in a position to fight a singular war. There will always be a requirement for some kind of jointness. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि दोस्तों, अगर आप आज की डेट में देखो तो इंडिया एक बहुत बड़ा विक्टिम बनता जा रहा है ऑफ अ फिनोमिना कॉल्ड एज हाइब्रिड वॉर। मैं प्रीवियस कई वीडियोस में इस चैनल पे आपके साथ हाइब्रिड वॉर के ऊपर चर्चा कर चुका हूँ। और हाइब्रिड वॉर का जो थ्रेट है दोस्तों, वो हाइब्रिड वॉर का थ्रेट ऐसा है कि कहीं ना कहीं हम लोग उस थ्रेट को टैकल करने के लिए फिर एक सिंगल एजेंसी नहीं बना सकते। दोस्तों, हाइब्रिड वॉर का थ्रेट हमारे स्टेट लेवल पे हो रहा है। हाइब्रिड वॉर हमेशा ओरिजिनेट करती है एक एनिमी एडवर्सरी टेरिटरी से। आज की डेट में अगर इंडिया में हाइब्रिड वॉर हो रहा है और मल्टीपल स्टेट्स में हो रहा है, तो क्या स्टेट पुलिस एक इकलौती एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल उसको चेक करने के लिए? आंसर इज़ नो। हमारे पास डिजिटल आर्म्ड फोर्सेस भी हैं हमारी, जो इस चीज़ को टैकल कर रही हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रिलेटेड एजेंसीज़ हैं, NTRO टाइप, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो रॉ के अंदर है, जो भी हाइब्रिड वॉर को टैकल कर रही है। हमारे पास सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जो भी हाइब्रिड वॉर को टैकल कर रही है। आपको मैं फिर एक वही पॉइंट पे लेके जाना चाहता हूँ कि आप जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ उसको समझिए कि जैसा मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि इन द रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी इन्वायरमेंट अराउंड अस, इन द रैपिडली चेंजिंग न्यूक्लियर थ्रेट्स अराउंड अस, वी कैनॉट हैव वन सिंगल आर्म्ड फोर्स फाइटिंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सेम वे अगर हम हाइब्रिड वॉर को देखते हैं दोस्तों, तो हाइब्रिड वॉर का थ्रेट भी ऐसा है कि एक सिंगुलर एजेंसी नहीं है कि आप बोलते हैं पुलिस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, NTRO है, या कोई भी एक एजेंसी है जो कि एक तरीके से हाइब्रिड वॉर को टैकल करेगी। दिस अगेन नेसेसिटेट्स अ जॉइंटनेस। अब मैंने आपको ये जो दो जॉइंटनेस वाले पॉइंट्स बताए, आपको इस चीज़ से एक समझ आनी चाहिए चीज़ कि इस कारण से एक CDS की एक पोस्ट बनाई जाती है। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड CDS के कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं। US में कॉन्सेप्ट ऑफ CDS अलग होता है, UK में अलग है, इसराइल का थॉट प्रोसेस अलग है। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि एक CDS शुड एक्ट एज a single point officer
हु विल बेसिकली इंश्योर ऑपरेशनल सिनर्जी। देखिए दोस्तों, हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जो नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी है वो पार्लियामेंट का डोमेन है। वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट इन पावर डिसाइड करती है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। उसको एक तरीके से डिफरेंट एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि आर्म्ड फोर्सेज हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, पुलिस हो गई, उसके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए गवर्नमेंट और एजेंसीज के बीच में एक कोऑर्डिनेटर होता है जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। लेकिन यहाँ पर अब थर्ड एस्पेक्ट है कि एक हमने कोऑर्डिनेटर तो बिठा दिया NSA, एक गवर्नमेंट बिठा दी हमने जो कि पॉलिसी सोच रही है। NSA कोऑर्डिनेट करके एजेंसी से पूछ रहा है कि भाई हमें ये करना है, तो बताइए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन अब CDS यहाँ पर कैसे प्लेस होते हैं? तो CDS यहाँ पर एक ऑपरेशनल ऑफिसर के तहत प्लेस होते हैं कि ही बिकम्स दैट वन सिंगल नोडल पॉइंट हु इंश्योर्स कि जो गवर्नमेंट का विजन है फॉर नेशनल सिक्योरिटी वो इन्फोर्स किया जाए। और उस इन्फोर्समेंट के लिए अगर हमारे को एजेंसीज को कलेक्टिवली इकट्ठे करके लाना है तो दैट इज़ व्हाट द CDS इज़ गोइंग टू स्ट्राइव फॉर। दोस्तों, इसके सिवाय जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि CDS के एक पोस्ट से जो हमारे रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट में सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, इन थ्रेट्स को मिटिगेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट मिलिट्री में यूज़ होता है, टीथ टू टेल रेशियो। टीथ दांत, टू टेल पूंछ, टीथ टू टेल रेशियो। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टीथ टू टेल रेशियो? टीथ टू टेल रेशियो मीन्स, ध्यान से समझिएगा, कि आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जब वो ग्राउंड पे काम करती हैं या जहाँ पर वो डिप्लॉय होती हैं, उस डिप्लॉयमेंट को, उस ग्राउंड पे जहाँ पे वो प्रेजेंट होती हैं, उस एरिना को बोला जाता है मिलिट्री टर्म्स में टीथ। क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से आप सोचिए कि फोर्स खड़े होकर बाइट कर रही है एडवर्सरी को, और अब इस बाइटिंग फोर्स का एक होता है टेल। तो आप अपने मन में एक एनिमल इन्विसाज कीजिए जिसका एक फेस है, जिसका एक टीथ है, और उसी एनिमल का एक टेल है। तो टीथ इज़ ऑलवेज एट द फोर फ्रंट, और जो टेल होती है दोस्तों, जो जिसको हम टेल बोलते हैं, दैट टेल इज़ बेसिकली योर लॉजिस्टिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रॉ है, इसके अपने ह्यूमन एसेट्स हैं जो लेट से पाकिस्तान में हैं, चाइना में हैं। ये ह्यूमन एसेट्स जो पाकिस्तान और चाइना में डे टू डे लेवल पे ग्राउंड इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टीथ, इस टर्मिनोलॉजी में। और टेल क्या हुआ कि जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास यहाँ पर दिल्ली पहुँचते हैं रॉ के हेडक्वार्टर्स में, वहाँ पर हमारे पास एनालिस्ट्स बैठे हैं रॉ के ऑफिस में जो इस इंटेलिजेंस को एनालाइज करते हैं। सो दे आर द टेल। अब दोस्तों एक चीज़ को समझो, अगर इंटेलिजेंस ग्राउंड लेवल से आ रही है और ये इंटेलिजेंस एनालिस्ट उसको प्रोसेस कर रहा है, तो डोंट यू अंडरस्टैंड एंड थिंक वन थिंग कि इफ़ intelligence gathered and processed as a process becomes faster. I repeat, if the intelligence gathered and the processing of intelligence becomes faster, action will become even smoother and faster. Are you getting this? That is what a post like CDS is likely to strive for in the armed forces. अब आर्म्ड फोर्सेस में जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्मी में मिलिट्री इंटेलिजेंस है, नेवी में नेवल इंटेलिजेंस है, एयरफोर्स में एयर इंटेलिजेंस है, विच आर दीज इंटेलिजेंस यूनिट्स ऑफ ऑल दीज 3 आर्म्ड फोर्सेस। ये अपने लेवल पे इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं अबाउट वेरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स दैट इंडिया कन्फ्रंट्स। इनके पास अपने एनालिस्ट्स हैं जहाँ पर इनकी प्रोसेसिंग हो रही है। अब जब ये एनालिस्ट्स प्रोसेस करते हैं तो हो सकता है कि इनको रॉ से इनपुट चाहिए हो, IB से इनपुट चाहिए हो, NTRO से इनपुट चाहिए हो। साथ में आपको नहीं लगता कि आज की डेट में अगर ये इनपुट गैदर होने के बाद जितना क्विकली प्रोसेस होगा उतना फास्टर हम लोग एक एक्शन ले पाएंगे और एक सिक्योरिटी थ्रेट को मिटिगेट कर पाएंगे? तो ये फास्टर कैसे होगा? ये फास्टर दोस्तों तब होगा जब टीथ टू टेल रेशियो छोटा होगा। आप समझ रहे हो? तो टीथ टू टेल रेशियो हैज़ टू बी शॉर्टर। एंड हाउ विल दैट हैपन? दैट विल हैपन ओनली व्हेन अ पर्सन लाइक CDS एज एन ऑपरेशनल ऑफिसर, जो मैंने आपको बताया, वो प्लेस होता है। तो CDS विल ट्राई टू इंश्योर कि भाई अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस है तो मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक स्विफ्ट रिस्पॉन्स है,
with respect to their intelligence gathering, their intelligence processing and even subsequently taking action upon the intelligence. मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि भाई मान लीजिए मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कश्मीर में इंटेलिजेंस गैदर करी कि पाकिस्तान ने लेट से हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत लोकल लोगों को जो ओवरग्राउंड वर्कर्स घूम रहे थे वहाँ पे उनको वेपन्स पहुँचाए हैं या पैसा पहुँचाया है। अब अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास ये इनपुट आ जाता है दोस्तों, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस इसका क्या करेगी? इसको एनालाइज करके ये देखेगी कि भाई इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है। बट कैन द मिलिट्री इंटेलिजेंस टेक एनी एक्शन? नो. Military intelligence will only process this input and they will give this input to, let's say, the core commanders which are stationed in Kashmir. They will give it to, let's say, Rashtriya Rifles which is posted in different parts of Kashmir. तो हाउ डू यू इंश्योर कि जो इंटेलिजेंस गैदर हुई है वो राष्ट्रीय राइफल्स तक या मिलिट्री कोर कमांडर्स तक फटाफट पहुँचेगी, उसके बाद वो लोग एक्शन तुरंत ले पाए? यहाँ पर लोगों को प्लेस करते हैं हम दोस्तों CDS. तो CDS का काम सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि द टीथ टू टेल रेशियो इन द फ्यूचर इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड इन द इंडियन सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ब्रॉडली इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड. तो शॉर्टर द टीथ टू टेल रेशियो, फास्टर इज आर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, फास्टर इज आर एबिलिटी टू टैकल द थ्रेट्स विच आर देयर. इसके सवाए दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर अब एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. सो यहाँ पर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि CDS के लिए अब सबसे बड़ा टास्क जो कि पुराने CDS बिपिन रावत ने शुरू किया था और अनिल चौहान को टेक ओवर करके आगे ये लेगेसी को फॉरवर्ड ले जाना है, वो है क्रिएशन ऑफ थिएटर कमांड्स. तो दोस्तों जब हम बात करते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी का इन्वायरमेंट है, जब हम बात करते हैं कि एक न्यूक्लियराइज्ड थ्रेट है, जब हम बात करते हैं कि लोकलाइज थ्रेट्स हैं, तो यहाँ पर जो अप्रोचेस काम आती हैं वॉरफेयर में वो आती हैं थिएटर कमांड्स की. तो थिएटर कमांड्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक थिएटर को, एक एरिना को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद उस थिएटर को, उस एरिना को टैकल करने के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस के यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है कि भाई कितनी आर्मी चाहिए होगी, कितनी नेवी के एसेट्स चाहिए होंगे या कितने एयरफोर्स के एसेट्स चाहिए होंगे, उसका एक डिसीजन लिया जाता है और एक थिएटर कमांड बना के उस थिएटर कमांड में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को जॉइंटली बिठा के उनके एसेट्स को फ्यूज़ करके उसी स्पेसिफिक थिएटर को टैकल करने के लिए उनको बिठा दिया जाता है. अगर एक थिएटर कमांड बनेगा दोस्तों तो आप फिर याद रखिएगा कि टीथ टू टेल रेशियो विल बी शॉर्टर और एक थिएटर कमांड में सबसे इम्पोर्टेंटली ये भी होगा कि जो थिएटर कमांड के एसेट्स होंगे दे विल बिकम स्पेशलाइज्ड टू टैकल दोज थ्रेट्स विच स्पेसिफिकली अराइज इन दोज एरियाज ओनली. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आज एक वेस्टर्न थिएटर कमांड बनाते हैं तो वेस्टर्न थिएटर कमांड पाकिस्तान की तरफ चेक करेगा. वो ये चेक करेगा कि भाई पाकिस्तान से किस तरीके के थ्रेट्स इमैनेट हो रहे हैं, उन थ्रेट्स को मिटिगेट करने के लिए क्या हमारे को बहुत सारी आर्मी की रिक्वायरमेंट है या एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, और अगर एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है तो एयरफोर्स के कितने एसेट्स होने चाहिए, पर क्या अगर एयरफोर्स का प्रयोग किया जाए तो क्या पाकिस्तान जो है एक तरीके से वेस्टर्न थिएटर कमांड को टैकल करने के लिए नेवल लेवल पे अपना वॉर ओपन कर सकता है? तो उसके लिए हमारे को नेवी को भी ध्यान में रखना है. तो ये जो सारा थॉट प्रोसेस का काम है, थिंकिंग का काम है थिएटर कमांड को लेके, ये एक नोडल अथॉरिटी एज एन ऑपरेशनल ऑफिसर CDS करेगा. तो दोस्तों यहाँ पर अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो ये मैंने हमेशा आपको बताया कि मेरी इंटरनल सिक्योरिटी की ये वाली बुक है, इस इंटरनल सिक्योरिटी की बुक से अब आपको एक चैप्टर पढ़ना है विच इज़ सेक्शन 14 का चैप्टर 3. आप सेक्शन 14 का चैप्टर 3 नेटवर्क सेंटर्ड वॉरफेयर पे है. ये नेटवर्क सेंटर्ड वॉर या नेटवर्क सेंट्रिक वॉर का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप एक बार पढ़ो और जो पॉइंट्स अभी आपको मैंने बताए आप उन पॉइंट्स को समझो और देखो कि वो किस तरीके से इंडिया अप्लाई करता जा रहा है अपने NCW डॉक्ट्राइन में. और यहाँ पर जब आप उन पॉइंट्स को देख के समझोगे तो अब आपको अब समझ आएगा कि CDS का रोल क्या होगा. तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से अब आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो गई कि एक CDS एक ऑपरेशनल ऑफिसर हैं. एक CDS ये इंश्योर करेंगे कि भाई न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में जो वन सिंगल सर्विस है
वो आज की डेट में वॉर फाइट नहीं कर सकती, तो जॉइंटनेस रिक्वायर्ड है। CDS का काम ये है कि इंडिया को हाइब्रिड वॉर को टैकल करने के लिए रेडी किया जाए। CDS का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होगा कि टीथ टू टेल रेशियो को शॉर्टर किया जाए। इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेज और आर्म्ड फोर्सेज का फ्यूजन इस तरीके से किया जाए कि टीथ टू टेल रेशियो बिकम्स शॉर्टर। CDS का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आर्म्ड फोर्सेज में एक ट्रांसफॉर्मेशनल कल्चर लाना, विच बेसिकली विल फोकस अपॉन द क्रिएशन ऑफ थिएटर कमांड्स। CDS का काम होगा कि थिएटर कमांड्स बनाने से रिसोर्सेज जो हैं वो एक तरीके से और इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ होंगे। CDS ये इंश्योर करेंगे कि थिएटर कमांड्स बनाने से हम लोग मल्टीपल सिक्योरिटी थ्रेट्स को ही सिर्फ टैकल नहीं कर पाएँ, बल्कि आर्म्ड फोर्सेज में एक कल्चर ऑफ जॉइंटनेस ला पाएँ। और CDS इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक अनसर्टिनिटी के इन्वायरमेंट में रेडी करेंगे, जिससे कि एक बॉटम अप अप्रोच ऑफ वॉर फाइटिंग तैयार होगा, जहाँ पर एक एक थिएटर एक एक स्पेसिफिक एडवर्सरी को टैकल करने के लिए रेडी रहेगा। तो आई होप दैट दीज 8 पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू, एंड दीज 8 पॉइंट्स आर पॉइंट्स दैट यू विल राइट इन योर आंसर्स। सो दोस्तों, सेक्शन 14 चैप्टर 3 नेटवर्क सेंट्रिक वॉर, इसको एक बार पढ़ लो। 5 पेज का चैप्टर है, 20 मिनट लगेंगे। पूरे दिमाग में थॉट प्रोसेस ऐसा क्लियर हो जाएगा कि जब नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आएगा इसको लेके मेंस में, आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे। थैंक यू।